Hello everyone, today we start our NCERT exercise 1.5 from the chapter number system। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारी NCERT एक्सरसाइज का, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररैशनल। तो बेटा आप सबको एक एक करके इन सभी पार्ट्स को कंसिडर करना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इररैशनल। एंड एज वी नो डैट अगर हमारा नंबर रूट के अंदर रह जाता है तो वो इररैशनल होता है, अगर हमारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इररैशनल होता है। लेकिन अगर हमारा नंबर इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। तो कीपिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन योर माइंड एंड ट्राई टू क्लासीफाई कि ये कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखा 2 - √3 है, सिंस 2 इज रैशनल नंबर, 2 एक रैशनल नंबर है एंड √5 इज इररैशनल नंबर। ये तो आपको बहुत इजीली ऑब्जर्व हो गया होगा कि ये एक रैशनल है, एक इररैशनल नंबर है। एज वी नो डैट, हमें पता है पहले से ही, द डिफरेंस ऑफ, माइनस मीन्स डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररैशनल इज ऑलवेज इररैशनल। एक रैशनल का इररैशनल से जो डिफरेंस है वो इररैशनल होगा। इसलिए 2 - √5 इज एन इररैशनल नंबर। हम इसलिए ये कह देंगे आराम से कि ये एक इररैशनल नंबर है, हेंस इट इज एन इररैशनल नंबर। तो क्वाइट क्लियर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन डैट कि हमारे पास जो गिवन नंबर था दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड आउट ऑफ दैट वन इज रैशनल, अनदर इज इररैशनल। और रैशनल इररैशनल जिस दिन सिंप्लीफाई होते हैं, डिफरेंस में आते हैं, सम में आते हैं, तो दे आर ऑलवेज इररैशनल वन। नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ सेम क्वेश्चन। इन दिस सेकेंड पार्ट वी हैव 3√23 - √23। नाउ विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन कंक्लूजन मत दे देना। तो देखो पहले मैंने यहाँ से ब्रैकेट फ्री किया एंड वी ऑल नो ये जो दोनों नंबर्स हैं जस्ट ऑफ अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो गए और 3 आ गया। And after obtaining this 3 is one of the integer, one of the whole number, one of the natural number. So what do you say? Which is a rational number. तो hence हम ये कह देंगे कि ये जो नंबर दे रखा है वो एक rational number है, hence it is irrational। तो इनिशियली जब हमने देखा था तो हमें रूट वाली टर्म दिखाई दे रही थी, लेकिन जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया वी आर जस्ट ऑब्टेनिंग द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस पार्ट एज 3 एंड 3 इज वन ऑफ द नेचुरल नंबर और इंटीजर और होल नंबर एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इन अ पोजीशन टू से दैट ये एक रैशनल नंबर है। नाउ वी आर मूविंग टू अ थर्ड पार्ट, 2√7 7√7। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जब आप देखोगे तो दोनों में रूट है, बट व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर इट इज 2/7। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2/7 रह गया। सिंस 2 and 7 बोथ आर रैशनल, भाई आपने देखा ना P/Q की फॉर्म में आ रहा है, दोनों ही इंटीजर है। 2 and 7 बोथ आर इंटीजर्स, आप इंटीजर्स वर्ड यूज कर लो, बोथ आर इंटीजर, देयरफॉर 2/7 इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में होता है, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और Q 0 नहीं होता है, तो वो रैशनल होता है। तो 2 and 7 बोथ आर इंटीजर्स एंड देयरफॉर 2/7 इज अ रैशनल नंबर। नाउ वी आर मूविंग टू अ पार्ट नंबर 4th। इन द पार्ट नंबर 4th इट इज 1/√2। सिंस वी नो डैट 1 इज अ रैशनल नंबर, 1 तो एक रैशनल नंबर है एंड √2 is an irrational number। √2 एक irrational number है, therefore the division of rational and irrational, the division of rational and irrational is always irrational number। जब भी हम लोग एक रैशनल नंबर को दूसरे इररैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो इररैशनल नंबर आएगा। हेंस
we can say that 1 by root 2 is an irrational number. इसलिए बेटा ये भी एक irrational number ही बनेगा. तो what you need to observe in the question number first of our NCERT कि 2 minus root 5 है, we decide about 2, we decide upon root 5, then we use that basic concept here कि difference of rational with irrational remain irrational. Because of that this giving number is a irrational one. सेकेंड पार्ट में रूट 3 से रूट 3 अंडर रूट 23 से 23 कट गया, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर मिला और बीइंग अ इंटीजर इट इज रैशनल. थर्ड पार्ट में रूट 7 से रूट 7 कट गया, इरेशनल टर्म सिंप्लीफाई हो गया एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 and 7. बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0. that is why it is rational. When we go for our fourth part here, 1 is rational, root 2 is irrational. We know that division of rational with irrational remain irrational, इसलिए ये आ गया irrational. Now we are moving to last and final one which is 2 pi. Since we know that 2 is rational number, 2 तो rational number है and you have to think very carefully about pi. Pi is an irrational number. This you have to remember. तो एक rational दूसरा irrational. Therefore product of rational एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. जब भी एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. हेंस 2 पाई इज एन इरेशनल नंबर. तो इस तरह से बेटा हम सबने आज आपके साथ कंसिडर किया अभी तक NCERT 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पांचों पार्ट में हमने एक एक करके पहले चेक किया कि वो रैशनल इरेशनल का सम था तो भी इरेशनल, रैशनल इरेशनल का डिफरेंस था तो भी इरेशनल, रैशनल इरेशनल का प्रोडक्ट था तो भी इरेशनल, रैशनल इरेशनल का डिवीजन था तो भी इरेशनल. अदरवाइज अगर वो नंबर प्योरली रियल था, प्योरली रैशनल था, प्योरली इंटीजर था, प्योरली होल नंबर था, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर. तो इस तरह से वी कंक्लूड ऑल दैट 5 पार्ट्स इन अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ NCERT. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ अवर NCERT, जिसमें हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है 3 + √3 2 + √2 को. Here we have no special formula to make a simplification of this particular term. That is why we have to make a multiplication here. तो पहले 3 लिखा और इसको सेकेंड ब्रैकेट से कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का √3 लिखा, उसे कंप्लीटली सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया. एज यू ऑल नो डैट 3 लिख के पूरा ब्रैकेट, √3 लिख के पूरा ब्रैकेट. अब एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6, इट इज़ 3 √2, इट इज़ 2 √3 एंड दिस इज √3 into √2 √6. So when you make a simplification, you will get the answer in this manner. So here what you need to do here, you have to just multiply 2 bracket together. आपने 2 brackets को multiply करना था. We prefer that 3 लिख के second bracket से multiply, यानी कि 3 इन दोनों से multiply होगा, फिर √3 इन दोनों से multiply होगा. By making these adjustment and simplification, we get the answer. अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं क्या हम इसे सेकंड ब्रैकेट के लिए भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स माय डियर स्टूडेंट हम वैसा भी कर सकते हैं. आप 2 लिख के पहला ब्रैकेट लिख लो प्लस √2 लिख के पहला ब्रैकेट लिख लो. नाउ बेटा व्हेन यू गो फॉर इट, इट इज 6 + 2 √3, दिस इज 3 √2 + √6. So in either of the method, the answer of our question always remain the same. Either we multiply first with second bracket or we multiply second with first bracket. The resultant value we obtain from the given question is quite same. And secondly, none of the term in this part are like term. कोई भी term like term नहीं है तो वो further simplify नहीं होगा, further add नहीं होगा और इसी को हम इसका final answer मानेंगे. अब जब हम second part की बात कर रहे हैं, it is one of the part where we need to multiply these two bracket here, but when you observe this part carefully, you will observe that ये तो एक formula चल रहा है algebra का, and the formula is a plus b a minus b, and we know that जब भी कभी a plus b a minus b को multiply करते हैं, we have a direct formula, direct result for that part is a square minus b square. So since when you compare a is 3, b is √3,
तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ 3 का स्क्वायर, इट इज़ रूट 3 का स्क्वायर. व्हेन यू फर्दर सॉल्व यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एज 6. So here when we go for the simplification of second part in our question, we are in a position to say that this is the one of the question where we have to apply a plus b, a minus b, having a result a square minus b square, a is 3, b is root 3. By substituting in the question, we have the result. आप इसे second approach से करना चाहो, by chance आपके कोर्स में आपके माइंड से ये फॉर्मूला मिस हो गया है, and then what you need to do here, then you prefer the method which is we already did in our first part. 3 लिखा, सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रूट 3 को भी सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया. एज अ रिजल्ट 9 माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इज 3. 3 3 ज़ा 9, 3 रूट 3, 3 रूट 3, रूट 3 रूट 3 3, ये दोनों फिर से कैंसिल आउट हो गए. इट इज़ 9 माइनस 3 एंड वी आर अगेन हैविंग द आंसर 6. तो इस तरह से बच्चों आप लोग बहुत आराम से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को चेक करो, जहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा और अपने आंसर को निकाला. स्पेशली बेटा टू परफॉर्म द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट वी प्रेफर 2 लॉजिक, 1 विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सेकंड विद द हेल्प ऑफ द बेसिक लॉजिक. अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आ गए हैं और थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. अगेन बेटा when you prefer a whole square you will observe that we need to apply the identity of a plus b का whole square which is a square plus b square plus 2ab. as we know that इसमें जो a है वो रूट 5 है, इसमें जो b है वो रूट 2 है. तो by keeping your eye on this we are apply this formula. this is रूट 5 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, 2 into रूट 5 into रूट 2. So what I am planning here, I am just going to make a simplification of part number 3rd by using the identity of a plus b का whole square, a square plus b square plus 2ab. And this is finally beta 5, this is finally 2 and this is 2 root 10. Since it is finalized as 7 plus 2 root 10. तो आपने बहुत ध्यान से फॉर्मूले की हेल्प से सीखा कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट के अंदर मुझे a plus b का होल स्क्वायर निकालना था. a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a का मतलब रूट 5, b का मतलब रूट 2 एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई रूट 5 विद रूट 2 इट इज रूट 10. अगर आप इसे भी सेकंड मेथड से सोच रहे हो तो व्हाट इज द सेकंड मेथड, इज देयर इज एनी सेकंड मेथड टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. तो देखो हमें पता है होल स्क्वायर ऑलवेज मीन, इसे रिपीट करके लिख दो 2 बार. होल स्क्वायर मीन्स रूट 5 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2. नाउ मल्टीप्लाई इट विद द मैनर वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस 2 पार्ट्स. उसी तरीके से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ कि फर्स्ट टर्म लिख के पूरा ब्रैकेट, सेकेंड टर्म लिख के पूरा ब्रैकेट. नाउ बेटा रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, दिस इज रूट 10, दिस इज अगेन रूट 10 एंड दिस इज 2. 5 और 2 7 एंड दिस इज 2 रूट 10. तो इस तरह से बेटा मुझे मिला मेरे क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2nd का पार्ट नंबर 3rd. तो इस तरह से बेटा अभी तक हमने इस क्वेश्चन नंबर 2nd में सीखा कैसे हम लोग रैशनल इरैशनल टर्म के मिक्सिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर में कभी कोई चेंज नहीं आ रहा. यू गेट दिस रूट 5 5, रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10, रूट 2 रूट 2 2. Then you make a simplification here, 5 plus 2 7 and root 10 plus root 10 give you 2 times root 10. Now beta we are moving to last and final part of question number 2nd. Here we have to go for the multiplication of these two factors. Now since we observe again it is a minus b and a plus b and we are again knowing the identity, it is the one of the formula of a square minus b square. Here when you check a means root 5 and b means root 2, ये root 5 और root 2 है, इसलिए मेरे पास आंसर आएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. दिस इज 5 माइनस 2, द रिजल्ट वी आर गोइंग फॉर द सिंप्लीफिकेशन इज 3. तो मुझे यहाँ पे पार्ट नंबर 4th का आंसर भी मिला विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. और अगर आप बेटा फॉर्मूला नहीं प्रेफर करते देन व्हाट इज योर सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज हियर टू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द गिवन 2 ब्रैकेट्स. गिवन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टर्म लिखो मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म लिखो मल्टीप्लाई विद इट्स सेकेंड ब्रैकेट. लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट इन पार्ट नंबर 1st, 2nd एंड 3rd एज वेल. रूट 5 इज 5, दिस इज रूट 10, दिस इज माइनस रूट 10, दिस इज 2 एंड व्हेन यू फाइनली सिंप्लीफाई you get the answer 3. Point to be remember क्या है,
either we are going for the direct multiplication of these questions or we apply some identity to simplify that value, we are in a position to say that आंसर हमेशा सेम आएगा। तो एक्सप्रेशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने दो ऑप्शन सिखाई, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करो या सेकंड को फर्स्ट से, वी गेट अ सेम आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमने पहले में आइडेंटिटी लगाई, सेकंड में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, वी गेट द सेम आंसर एंड सो ऑन। वी डिस्कस फॉर पार्ट नंबर थर्ड एंड फोर्थ एज वेल हियर। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। तो इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस कि जो ये पाई है दिस इज सी अपॉन डी। मेंशन है आपके क्वेश्चन के अंदर, पाई जो होता है वो हमेशा डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस इज गिवन। नाउ बेटा इट इज सीम दैट टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, और जैसे कि हम सब जानते हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि सी मीन्स सर्कमफ्रेंस, जो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो फिक्स होगी, एंड डी मीन्स डायमीटर, जो सर्कल का डायमीटर है वो भी एक रैशनल नंबर ही होना चाहिए। देन हाउ वी रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो कैसे हम इस बात को ओवर रूल करें कि ये जो पाई है वो एक रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये कैसे सोच पाएंगे हम लोग? तो देखो बेटा यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाई को मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। वी हैव टू डिफाइन एंड कंफर्म पाई इरेशनल है, लेकिन हमें इस फॉर्मूला के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से ये सी अपॉन डी के इक्वल दे रखा है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो सिंस on measuring the length of COD with scale or with any other device, we measure the length of C and D in approximate rational number. Please be very careful about this statement. क्या लिखा मैंने कि on measuring the length of C and D with scale or with any other device, we measure the length of C and D in approximate rational number. It means मैंने approximate rational number में उसे measure किया है, and approximate rational number होने की वजह से, approximate word आने की वजह से, what we are in a position to say कि rational और irrational एक दूसरे के just adjacent होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे C and D को निकाला है तो वो एक approximate rational number हुए हैं। Therefore we can't realize that either C or D which is irrational। इसलिए हम ये रियलाइज नहीं कर पाए, ये चेक नहीं कर पाए कि कौन सा इरेशनल है, क्योंकि जब हमने मेजर किया था तो अप्रॉक्सीमेट रैशनल नंबर था। अप्रॉक्सीमेट वर्ड से ये पता चलता है कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द टर्म कि वो रैशनल है या नहीं है, वो नियर बाय वैल्यू ले ली गई है, इसलिए वी कांट रियलाइज दैट आइदर सी और डी विच इज इरेशनल। हेंस अगर ये हमारे को पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा इरेशनल है, हेंस आइदर सी और डी बी दी इरेशनल नंबर, या तो सी या फिर डी, कोई एक इरेशनल नंबर जरूर है, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे दोनों हो। तो हेंस आइदर सी और डी बी द इरेशनल नंबर, thus pi which is c upon d is also an irrational number। इसलिए हमारा पाई जो c upon d था वो भी irrational नंबर हो गया, इसलिए वो भी एक irrational नंबर हो गया। इसलिए सो नो कॉन्ट्राडिक्शन, इन्होंने पूछा ना इट सीम टू बी अ कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, तो नो कॉन्ट्राडिक्शन arise that
पाई इज इरेशनल, इसलिए किसी तरह की कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं अराइज हुई, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुई, नो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन दैट पाई इज इरेशनल, इसलिए ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं मिली मुझे जिसमें ये मैं समझ सकूं या बता सकूं कि पाई यहाँ पे एक इरेशनल नंबर नहीं है। तो देखिए मैंने आपको कहा पाई होता है सी अपॉन डी, सी यहाँ पे सरकमफ्रेंस है, डी यहाँ पे डायमीटर, और जब हम इसकी लेंथ को मेजर करते हैं सर्कल की diameter circle को with scale या with any other device, we measure the length of C and D in an approximate rational number. Being approximate rational number, we can't realize that either C or D which is irrational, हमें नहीं पता चला कौन सा इसमें से irrational है, लेकिन ये confirm है कि कोई ना कोई एक irrational होगा, either C or B be the irrational number. Because of that we can say that कि ये जो पाई है जो C अपॉन D पे बेस्ड है वो भी एक irrational होगा क्योंकि C या D में से कोई एक irrational होने वाला है। सो नो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन दैट पाई इज इरेशनल, ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई जो इस फैक्ट पे कॉन्ट्राडिक्शन लगा दे कि पाई एक इरेशनल नंबर है। Now beta we check the question number 4 of our NCERT. Here we need to represent under root 9.3 on a number line. It means it is a one of the way to represent this irrational number on a number line. Geometrically we have to draw this. और इसके लिए हमने कंसेप्ट सीखा था अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि 9.3 को अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम सब एक नंबर लाइन ले लेके दैट इज L, देन वी टेक अ पॉइंट A on it, then we take a point B on it, and the difference between these two are 9.3. Are you getting this one? After that beta we have to take a point C which is just 1 unit from, we take a point C which is just 1 unit away from the B. Are you observing this part? याद आ गया आपको? Now we get the length of AC. The value of AC is 9.3 plus 1 which is 10.3. Now to obtain OC or OA which is just a half of AC, हमें O यहाँ पे मिड पॉइंट बनाना है जो 10.3 का हाफ होगा which is 5.15. तो इस तरह से मुझे हाफ ऑफ दिस मिल गया 5.15, तो कहीं वो यहाँ पे O आ जाएगा। टेकिंग O एज अ सेंटर, OA और OB एज इट्स रेडियस, O को सेंटर लो और OA और OB को इसका रेडियस लो, ड्रो अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल बना लो। तो ये मेरे पास एक यहाँ तक का सेमी सर्कल आ गया। बिल्कुल याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, पूरा मैंने फॉर्मेट दिया था आपको करने के लिए कि अगर रूट में 9.3 बनाना है एक नंबर लाइन L बनाओ, उस नंबर लाइन L के बनाने के बाद A से B तक का डिस्टेंस बनाओ जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, B के बाद एक C लो जो 1 यूनिट दूर होना चाहिए, हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी सीखी थी। फिर इसके बाद AO या OC निकालो विच इज हाफ ऑफ AC, यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज वी आर सेइंग दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दो एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने AC का मिड पॉइंट लिया है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ड्रॉ अ सेमी सर्कल बाय टेकिंग O एज अ सेंटर, देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल बाय टेकिंग O एज इट्स सेंटर। अब क्या करेंगे उसके बाद याद है, नाउ ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब BD बनाओ जो AC के परपेंडिकुलर होगा, तो दिस इज बेटा अ पॉइंट B, यहाँ पे 90 का एक एंगल बना लो एंड दिस इज D। दिस D इज बेसिकली रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। वी जस्टिफाइड दिस इन अवर प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, अब क्या करना है जब यहाँ तक आ गया है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू प्लॉट दिस BD ऑन अ नंबर लाइन। तो दिस BD ज्वाइंट BD एंड परपेंडिकुलर टू AC where D is a point of intersection on semicircle, ये semicircle का point of intersection है। Hence ये जो लेंथ है BD, this is represent 9.3, बट मुझे ये BD on a semicircle नहीं बनानी थी। We need to draw this BD on a line L. Now बेटा what you need to do? Now take B as a center, take B as a center and BD as its radius। B को सेंटर लो, BD को एक रेडियस लो, ड्रॉ एन आर्क which cuts
लाइन L एट P, B को सेंटर लो, BD को लेंथ लो और एक रेडियस बनाओ, एक आर्क बनाओ जिसने इस लाइन L को P पे कट किया. Hence this BP is representing a value of under root 9.3 on a number line. Hence BP which is equal to BD which is equal to 9.3 units. So this is the way to plot a स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर की नंबर लाइन यानी कि अंडर रूट ऑफ 9.3 का फिगर ऑन अ नंबर लाइन बनाने का एक छोटा सा इजी सा मेथड है. तो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व इन अ क्वेश्चन हियर अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन L, take a point AB which is 9.3 meter away to each other as a point value given to us. Now from B draw a line of 1 centimeter away from it and make it as C. From AC find out its midpoint which is 5.5 and from that midpoint take a center at O. Open your compass up to C or A, draw a semicircle. From the point B, draw a 90-degree line which intersect this semicircle at D. Now this BD is representing this value that is under root 9.3. Put your compass at B, open it up to D, draw an arc which intersect the given line L at P. ये जो point BP आ गया, ये जो length PP आ गई, this is finally represent the value under root 9.3 on this नंबर लाइन. तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ये जो डिस्टेंस मिलेगा 9 से B से P के बीच का, वही वैल्यू होगी हमारे लिए इस पर्टिकुलर स्क्वायर रूट 9.3 की वैल्यू. बिफोर मूविंग टू दैट क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जो बेस्ड है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच इज नोन एज रैशनलाइजेशन ऑफ अ सर्ड. आने वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिकली एक्सपोनेंट और सर्ड ही पढ़ना है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो ये एक्सरसाइज 1.4 चल रही है, उसका जो क्वेश्चन 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ओनली. बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने रख दिया है, जिसकी हेल्प से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब भी कभी रेशनलाइजेशन करना होता है तो हमें करना क्या है. बेसिकली द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन रैशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर, एक ऐसा तरीका जिसमें इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में बदल दिया जाए, उसे रेशनलाइजेशन बोलते हैं. एंड वो फैक्टर जिससे हम इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसे रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं. तो व्हाट दिस पर्टिकुलरली मीन्स, वो तरीका जिसमें हम एक इरैशनल नंबर को बदल देते हैं रैशनल नंबर में, इरैशनल नंबर को बदला जाएगा रैशनल नंबर में, उसे बोलेंगे रेशनलाइजेशन. और इसके लिए हम लोगों को जिस फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, a factor with which we need to multiply and divide is known as rationalizing factor. कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप उसकी हेल्प से समझिए. रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए इज, हम रूट ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर रैशनल आ जाए. फॉर एग्जाम्पल रूट 3 है, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद रूट 3 अगेन सो दैट इट विल कन्वर्टेड इनटू 3 एंड बिकम अ रैशनल नंबर. तो रूट ए का रैशनलाइजिंग फैक्टर भी रूट ए ही होगा. तो प्रोसेस क्या मेथड कह रहे हैं कि वो नंबर जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन हमारी इन रैशनल वैल्यूज रैशनल में बदल जाए, उसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर. तो रूट ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर ए आ जाए, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद रूट ए ओनली, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए विल फाइनली गिव यू ए, जो एक रैशनल नंबर है, जिससे ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया. एंड दिस इज द प्रोसेस नोन एज रेशनलाइजेशन. जैसे रूट थ्री हो गया, जैसे रूट 5 इंटू वॉट, इट विल गिव यू 5, तो इट इज अगेन रूट 5. तो हमें कुछ भी ऐसा करना है, कुछ भी ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है जिससे कि रिजल्ट रूट 3 हो जाए. रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज क्यूब रूट ऑफ ए की पावर 1/3. तो जो भी चीज रूट से बाहर लेके जानी है वो 2 बार अंदर होनी चाहिए. देखो स्क्वायर रूट है तो 2 बार होगी, क्यूब रूट है तो 3 बार होगी, तो इसलिए यहां आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर. क्योंकि जब आप इसे क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर, इट विल गिव यू क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब एंड फाइनली इट इज ए विच इज अ रैशनल वैल्यू. तो इसलिए बेटा द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द रेशनलाइजिंग फैक्टर इज ओनली दैट कि हम ऐसे किस वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करें कि वो रूट से फ्री हो जाए. रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ए प्लस रूट पी इज रूट ए माइनस रूट बी. आप इसमें से किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, जैसे रूट 2 प्लस रूट 3 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 2 माइनस रूट 3 होगा. एंड वाइस वर्सा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दिस इज रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा. तो वेन एवर देर इज अ 2 टर्म्स कंटेनिंग रूट्स, बोथ ऑफ कंटेनिंग रूट्स, एंड टू मेक अ रेशनलाइजेशन जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एनी वन ऑफ देम.
तो रूट ए प्लस रूट बी से मैंने लिख दिया रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी से मैंने लिख दिया रूट ए प्लस रूट बी, एंड दीज टू आर वाइस वर्सा टू ईच अदर। वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। सपोज करो किसी ने आपसे कहा व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, रूट 5 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो आप कहोगे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 5 प्लस रूट 3। यू नीड टू चेंज अ साइन ऑफ एनी वन ऑफ द रूट कंटेनिंग पोर्शन। इसी तरह से अगर a प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग पूछा है तो हमेशा याद रखो साइन रूट वाले का चेंज होगा, तो ये a माइनस रूट बी हो जाएगा और ये a प्लस रूट बी हो जाएगा। ये a माइनस रूट बी, ये a प्लस रूट बी, यानी कि साइन ऑफ रूट वाली टर्म्स चेंज हो रही है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर नोन एज कॉन्जुगेट सर्ट्स। इन्हें हम कॉन्जुगेट सर्ट्स भी बोलते हैं। इट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली कंफर्म दैट कि अगर दोनों रूट में है तो वी हैव टू से दीज टू आर द कॉन्जुगेट पेयर्स एंड दीज टू आर द कॉन्जुगेट पेयर्स। जैसे किसी ने कहा 2 प्लस रूट 3 है तो इसका जो कॉन्जुगेट पेयर होगा 2 माइनस रूट 3 होगा, जो इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपके साथ 6 रेशनलाइजिंग फैक्टर डिस्कस किया है। द मोटिव ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर इज ओनली सेम। वो क्या है कि हमारे को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो रिजल्टेंट आंसर आए वो एक रैशनल नंबर आए और वो इरैशनल नंबर को छोड़ दे। इसी तरह से बेटा अगर बाई चांस 3 में आ जाए तो जो हमारा पहला रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा दैट विल बी दिस वन। हम रूट ए प्लस रूट बी प्लस सी लिख सकते हैं और इट इज रूट ए माइनस रूट बी प्लस रूट सी। आप किसी भी एक से इसे रेशनलाइज कर सकते हो, इट्स हार्डली मैटर। और अगर आप चाहो तो इसे ऐसा भी कर सकते हो रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी। तो ये बन सकता है इसमें से कोई भी एक इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब जैसे a की पावर 2/3 है, 2/3 का मतलब हो गया दिस इज द क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर, और अगर मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए तो वो होगा क्यूब रूट ऑफ a, और यू विल से a की पावर 1/3। द मोटिव इज अगेन वेरी क्लियर, वी नीड टू कन्वर्ट अ गिवन वैल्यू इन सच अ मैनर कि वो एक रैशनल टर्म को रिप्रेजेंट कर दे। जस्ट कीपिंग दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन योर माइंड एंड ट्राई दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5। फिर जब हम नई एक्सरसाइज पे चलेंगे और सर्ट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखेंगे तब हम इसके बारे में एक बार फिर से दोबारा डिस्कशन करेंगे और इस चीज को और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नाउ बेटा कंसिडर करो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमें कहा जा रहा है इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फर्स्ट पार्ट हेयर विच इज 1/√7 एंड इट इज वेरी क्लियर कि वी नीड टू मेक अ रेशनलाइजेशन टू इट्स डिनोमिनेटर ओनली। इट मीन्स दैट जो डिनोमिनेटर है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, इरैशनल नहीं होना चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि हम नीचे वाले फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो रूट फ्री हो जाए। तो इट इज़ वेरी क्लियर √7 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो √7 ही होगा। दैट इज वाई वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस होल रिजल्ट बाय √7। तो आप चाहे तो लिख देना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस गिवन नंबर विद √7। एज अ रिजल्ट ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास √7 और नीचे आ जाएगा √7 इंटू √7 दैट इज 7। सो बेटा ये जो वैल्यू आ गई √7/7, दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। वाई आई एम सो श्योर कि ये रेशनलाइजेशन है बिकॉज द रीजन इज वेरी क्लियर कि जो नीचे आ गया वो एक 7 आ गया और 7 एक रैशनल नंबर है और यही हमारे को इन क्वेश्चंस में करना होता है। सेकेंड पार्ट 1/√7 माइनस √6। सिंस हम लोगों ने देखा कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो मेरे पास डिनोमिनेटर है √7 माइनस 6। सो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, रेशनलाइजिंग फैक्टर जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7 माइनस √6 इज √7 प्लस √6। Hence beta, to get the answer of your question, to simplify this question, we need to multiply and divide our whole answer with its rationalizing factor। क्योंकि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। तो न्यूमरेटर तो √7 प्लस √6 ही रहेगा और डिनोमिनेटर √7 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर आएगा। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दैट फॉर्मूला a plus b a minus b। a plus b, a minus b, we are obtaining the formula √7 plus √6 upon 7 minus 6. In the end beta, it is √7 plus √6 upon 1, or you will say √7 plus √6.
तो ये मेरे पास इस गिवन क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का सिंप्लीफाइड वैल्यू है। द ओनली पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट कि इसका डिनोमिनेटर था √7 माइनस √6 एंड वी नीड टू गेट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √7 माइनस √6 विच कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ इट्स कॉन्जुगेट सर्ट। और कॉन्जुगेट सर्ट क्या था इसका? √7 प्लस √6। हेंस टू सिंप्लीफाई इट वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अवर होल आंसर विद √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, गेट द सिंप्लीफाइड रिजल्ट एंड ऑब्टेन द आंसर इन विच द डिनोमिनेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम 1 which is the rational value. Now beta we are going for the third part here which is 1 upon √5 plus √2. Since you know that, जैसे कि आपने देखा ये कंफर्म हो गया कि जो इसका डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन इज √5 plus √2 and we have to get the rationalizing factor of this part. इसका rationalizing factor निकालना है. So we can say that rationalizing factor of √5 plus √2 is, तो इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं √5 minus √2. Just keep a change in one of the value. So this is the rationalizing factor of this one. So to get the answer, what we need to do, given result को इस rationalizing factor से multiply भी कर दो और divide भी कर दो. By doing so, we are getting our answer in the manner, न्यूमरेटर में तो यही आएगा जैसे आप देख पा रहे हो, एंड डिनोमिनेटर गोज टू अ फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी विच वी नीड टू सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ दैट आइडेंटिटी. तो वी यूज हेयर अ आइडेंटिटी टू सिंप्लीफाई दिस, एंड विच आइडेंटिटी वर्क हेयर? a प्लस बी a माइनस बी. कौन सी आइडेंटिटी चलेगी? a² माइनस b² चलेगी. तो एज अ रिजल्ट जो वैल्यू आ गई वो आ गई √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2. वी विल गेट द वैल्यू √5 माइनस √2 अपॉन 3 जो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के बाद ऑब्टेन किया गया है. तो देखा आप सबने इस तरह से कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का जो रोल है वो सिर्फ इतना ही है कि 1 by 1 व्हेन वी मेक अ सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग दैट रेशनलाइजिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द गिवन वैल्यूज विद दैट, वी आर फाइनली ऑब्टेन दैट कि जो डिनोमिनेटर है, स्पेशली केयर अबाउट द डिनोमिनेटर्स, वो सब के सब रैशनल हो गए क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है. नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज √7 माइनस √2. तो सिंस when we observe the denominator here, we are observe that कि जो denominator आ रहा है वो आ रहा है √7 माइनस √2. सो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा मेरे लिए आप सबके साथ, वो रेशनलाइजिंग फैक्टर जो मुझे मिलेगा √7 माइनस 2 का, वो आएगा √7 प्लस 2. एज बेटा यू हैव टू कंफर्म दैट कि अगर कभी भी √a प्लस बी होता है तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √a माइनस बी होता है और वाइस वर्सा रहता है. ये हमेशा इसी तरह से चलता है. इसलिए बेटा √a प्लस √b का रेशनलाइजिंग √a माइनस √b होगा. सो टू गेट द आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट हेयर वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अवर होल आंसर विद √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. न्यूमरेटर एक बार फिर से 1 होने की वजह से सेम आएगा और डिनोमिनेटर एक बार फिर से उस फॉर्मूले को यूज़ करेगा जो मैंने साइड में लिखा हुआ है क्योंकि 99.9% यही फॉर्मूला यूज़ होगा और अदरवाइज सिंपल होगा. तो ये है ही √5 √7 हो गया. अब जो रिजल्ट आया वो आया √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4. दिस इज फाइनली √7 प्लस 2 अपॉन 3 विच इज द रेशनलाइजिंग फैक्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस particular exercise 1.5 here, and by the help of this exercise हम लोगों ने आज वो concept cover कर लिया which is totally based on the topic rational and irrational numbers. और एक लास्ट में हमने आज rationalization सीखा जिसकी more information हम सीखेंगे जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वर्क करेंगे विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नोन एज एक्सपोनेंट एंड सर्ड. ये एक्सपोनेंट और सर्ड का एक छोटा सा टॉपिक था क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में थोड़ा जल्दी आ गया था इन दी एक्सरसाइज 1.5. दैट इज वाई वी यूज दिस कंसेप्ट हेयर एंड वी रेशनलाइज द टर्म्स एंड ऑब्टेनिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ अवर डिनोमिनेटर.